बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 101 के 10 मॉड्यूल कवर करेंगे, मॉड्यूल 136 से लेकर मॉड्यूल 145 तक। दोस्तों मॉड्यूल 136 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आ रही है कोहीजन की। तो कहता है कोहीजन क्या होती है। द टर्म कोहीजन रेफर टू दिस इंटरनल बाइंडिंग। कहता है बेसिकली जो हमारे पास कोहीजन होती है ये इंटरनल बाइंडिंग को जो है वो रेफर कर रही होती है। और इन अदर वर्ड कहता है अगर हम दूसरे वर्डों में लफ्ज़ों में बात करें, द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ अ मॉड्यूल इंटरनल पार्ट्स। मतलब कहता है हमारे जो कोई भी मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल के जो इंटरनल पार्ट के साथ रिलेट कर रही होती है जो डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं जी, कोहीजन कहते हैं। अब आगे दो बड़े इंपॉर्टेंट आपके MCQs हैं। कहता है लॉजिकल कोहीजन क्या होती है और फंक्शनल कोहीजन क्या होती है। अ वीक फॉर्म ऑफ कोहीजन इज़ नोन एज अ लॉजिकल कोहीजन। मतलब वो कह रहा है जो आपके पास कोहीजन की वीक फॉर्म होती है उसको हम लॉजिकल कोहीजन कहते हैं। और आगे कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कोहीजन इज़ नोन एज अ फंक्शनल कोहीजन। तो मतलब जो हमारे पास वीक फॉर्म थी कोहीजन की उसको हम लॉजिकल कोहीजन कहते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है कोहीजन की उसको हम फंक्शनल कोहीजन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके 2 MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला दोस्तों मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 137, जिसमें है जी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। दोस्तों इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है। कहता है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग विच रेफर्स टू द रिस्ट्रिक्शन। कहता है बेसिकली इन्फॉर्मेशन हाइडिंग बेसिकली हमें क्या कर रही होती है, ये रेफर कर रही होती है रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को टू द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब जो आप सॉफ्टवेयर कहता बनाते हो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कोई स्पेसिफिक कोड, आपकी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपने बाकी पोर्शन से हाइड करनी हो, छुपानी हो, तो उसके लिए कहता है हम इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ। मान दोस्तों आपने एक कोड लिखा और उस कोड के अंदर आपने 2 क्लासेस जो हैं वो तीन क्लासेस जो हैं वो यूज़ की हैं। अब आप चाहते हैं ये जो क्लास नंबर 1 है इसका जो कोड है, इसका जो डाटा मेंबर्स हैं वो क्लास नंबर 2 को एक्सेस ना हो सकें, इस तरह क्लास नंबर 3 को भी एक्सेस ना हो सकें। तो आप क्या करेंगे, आप क्लास नंबर 1 की जो चीज़ें हैं, जो डाटा है, उसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। जब आप दोस्तों उस क्लास नंबर 1 की चीज़ों को हाइड करेंगे ताकि आप क्लास 2 और क्लास 3 में उनको एक्सेस ना कर सको, तो इसे दोस्तों हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। कि हमने एक क्लास की जो डाटा था, एक क्लास की जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको अपने प्रोजेक्ट में मौजूद बाकी तमाम क्लासेस से क्या कर लिया है, हाइड कर लिया। ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट, ये तो आपको पता लगा इन्फॉर्मेशन हाइडिंग होती क्या। अब वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हैज़ 2 फंक्शनैलिटीज़। मतलब इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करेंगे दोस्तों 2 गोल्स हैं, 2 मकासद हैं। वो मकसद कौन कौन सी हैं। पहला मकसद है वन एज आ डिज़ाइन गोल। मतलब वो कहता है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हम क्यों करते हैं, आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हम इसलिए करते हैं, हमारा जो पहला टारगेट, जो हमारा पहला गोल होता है वो होता है डिज़ाइन गोल। कि हमने अपना जो डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर का उसको अचीव करने के लिए हम जो है वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं। दूसरा मकसद क्या, द अदर एज एन इम्प्लीमेंटेशन गोल। और दूसरा हमारा जो मकसद होता है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करने का वो होता है इम्प्लीमेंटेशन गोल। आगे कहता है आगे ये इंपॉर्टेंट MCQ लिखा हुआ है एक, मैक्सिमाइजिंग कोहीजन एंड मिनिमाइजिंग कपलिंग। कहता है हमेशा याद रखना कि आप कोहीजन जो है वो मैक्सिमाइज करते हो, कोशिश करते हो कि कोहीजन हमेशा क्या हो, मैक्सिमाइज हो, और जो कपलिंग है वो हमेशा क्या हो, मिनिमाइज हो। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ आपका, इसको हाईलाइट कर लें। तो जो चीज़ दोस्तों जब मैं हाईलाइट की हुई है बस आपने भी वही करनी है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 138, जिसमें यार ये कंपोनेंट्स क्या होती हैं। अब दोस्तों कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, आपने भी सिर्फ ये लाइन हाईलाइट करनी है। एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ द मोर जनरल कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स। कहता है हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो कहता है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली या एक स्पेशल केस होता है हमारे कंपोनेंट का। ठीक है। आगे विच इज़ बाय डेफिनेशन, कहता है जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ रीयूजेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर। कहता है बेसिकली कंपोनेंट जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर का एक रीयूजेबल यूनिट होता है जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और इसको नॉर्मली हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट के नाम से याद करते हैं। ठीक है, ये जानते हैं। आगे नेक्स्ट आता है जनाब, रिसर्च इज़ द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स। कहता है हमारे पास जो रिसर्च होती है, डेवलपमेंट के अंदर जो रिसर्च होती है एंड यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स, कहता है कंपोनेंट्स को यूज़ करने का जो मकसद होता है, हैज़ लीड टू द इमर्जिंग फील्ड नाउन एज अ कंपोनेंट आर्किटेक्चर।
कहता है बेसिकली हमारी डेवलपमेंट के अंदर जो रिसर्च होती है और यूज़ ऑफ कंपोनेंट का जो तरीका होता है, कहता है उसको उसकी जो हम जो जब मर्ज करते हैं दो फील्ड्स को, तो कहता है हमारे पास वो क्या बन जाती है, कंपोनेंट आर्किटेक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको कहते हैं हम कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आगे, इन विच द ट्रेडिशनल रूल ऑफ द प्रोग्रामर, कहता है ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल रूल होता है किसके लिए, प्रोग्रामर के लिए, इज रिप्लेस्ड बाय अ कंपोनेंट असेंबलर, कहता है जिसको हम बेसिकली रिप्लेस करते हैं कंपोनेंट असेंबलर के तौर पर। ठीक है, तो बस आपने इस चीज़ को इस तरह से समझा दिया आपको मैंने ये क्या कह रहा है, तो आपने बस ये अढ़ाई लाइन जो है वो याद कर लेनी है, समझ लेनी है, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल 139। मॉड्यूल 130, और अब तो आपके लिए दोस्तों इतना इजी कर दिया वीयू ने कि अब CS 101 के अंदर ना तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली MCQs पूछ जाते हैं। और MCQs के लिए बस आपको मतलब आप कंसेप्ट समझना है और आपको कुछ अब रटा लगाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो स्टूडेंट थे उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी, उनको MCQs भी आते थे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते थे। लेकिन आप जो न्यू अब फाल 2023 में स्टूडेंट आए हो और ऑनवर्ड जितने अब स्टूडेंट्स आएंगे उन सब के लिए बहुत ईजी कर दिया CS 101 को, कि अब आपको ना तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आपको MCQs करने होते हैं। तो आपको MCQs के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को क्या करना है, अब जस्ट ओनली रीड करना है, समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ अब मेन ज़्यादा डीपली नहीं कर रहा, सिर्फ ओनली कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। आगे यहाँ पे आगे आ जाता है दोस्तों डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, कहता है अ डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ प्री डिवेल्प मॉडल, कहता है ये बेसिकली एक प्री डिवेल्प मतलब पहले से बनाया हुआ एक मॉडल होता है फॉर सॉल्विंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। मतलब कहता है हम जब सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हुए हमारी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहले से बनाए हुए कुछ पहले प्री डिवेल्प कहते हैं जो पहले से बनाए गए हैं, तो कहते हैं कुछ ऐसे पहले से बने बनाए मॉडल होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर जो अपनी प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, ईजिली हैंडल कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा मॉडल जो हम नहीं बनाते, जो पहले से किसी ने बना के हमें दिया हुआ है, हम सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो कहता है ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं जी, डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं, जो कि पहले से बनाया आपने सिर्फ उसको यूटिलाइज़ किया। चलें जी, ये बस इतना ही कंसेप्ट था इसका। नेक्स्ट चलते हैं 140 मॉड्यूल 240 के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, तो इसको छोड़ दें, इस मॉड्यूल को छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाता है मॉड्यूल नंबर 141, जिसमें है जी स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है इसको बता देता हूँ आपको। चलें यहाँ पे देखें, कहता है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, कहते हैं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, आर एस्टेब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SQ कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ सर पूछ सकते हैं आपको। ग्रुप्स विच आर चार्ज्ड विद overseeing and enforcing the quality control system adopted by the ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली दोस्तों सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस जो है बेसिकली एक ग्रुप होता है आपकी जो IT कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज आपकी सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, जो कंपनीज आपकी एप्लीकेशन डेवलप करती हैं, तो उन तमाम की तमाम IT बेस्ड कंपनी या कंप्यूटर बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उन तमाम की तमाम कंपनीज के अंदर ना एक डिपार्टमेंट होता है, एक ग्रुप होता है जिसको हम SQ कहते हैं। SQ मीन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। वो डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, उस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या उस सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है क्या वो बेस्ट है। क्वालिटी से मुराद यहाँ पे क्वालिटी से मुराद ये नहीं कि मतलब उसका सीमेंट कैसा, मतलब लाइक अगर आपने बिल्डिंग बनाई है तो यहाँ पे तो ये होता है ना कि क्वालिटी बेहतर है, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में दोस्तों क्वालिटी का मतलब होता है कि क्या आपके फीचर सही से काम कर रहे हैं, क्या आपने जो फीचर बनाया क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए हैं आपने, क्या आपके फीचर में कोई बग तो नहीं है, क्या आपके फीचर जो है वो क्या हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हमारी जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, इन तमाम चीज़ों को दोस्तों चेक करने के लिए हमारी एक टीम होती है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर। वो उस टीम को हम बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस टीम कहते हैं, जो हमारी क्वालिटी को चेक कर रहा है हमारे सॉफ्टवेयर की, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बताई हैं कि वो चेक कर रहे हैं हमारे कि क्या ये इसकी एफिशिएंसी ठीक है, क्या इसका टाइम क्या, ये कम टाइम में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट उसके बाद वो आगे कह रहा है, कहता है द सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यूज़, कहता है हमारे पास जो रिव्यूज़ के सिग्निफिकेंट होते हैं इज़ एग्जाम्पलीफाइड बाय द फैक्ट डैट दे आर स्पेसिफिकली एड्रेस्ड इन IEEE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। कहता है जो हमारे पास रिव्यूज़ का सिग्निफिकेंस होता है, कहता है उसको हम जो है स्पेसिफाई करते हैं या एड्रेस्ड करते हैं किसके थ्रू, अपनी IEEE स्टैंडर्ड्स जो है उसके सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब IEEE दोस्तों क्या, IEEE बेसिकली आपकी एक
स्टैंडर्ड बनाने वाली एक कंपनी है दुनिया की बहुत बड़ी दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम IEEE कहते हैं। ये IEEE बेसिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको स्टैंडर्ड बना के देती है। इसकी परमिशन के बगैर आप कोई भी जो है स्टैंडर्ड अपनी मर्जी से जो है वो नहीं डेवलप कर सकते, आप अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो पहले आप IEEE से जो है वो परमिशन लोगे। IEEE के स्टैंडर्ड या परमिशन लेने से के अलावा दोस्तों अगर आपने मान लो परमिशन नहीं भी ली हुई तो आप उनके जो बनाए हुए रूल्स हैं, जो उनके बनाए हुए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए, रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप अपने जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे और सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपने रूल्स बनाने हैं उसको आप उसी तरह बनाओगे जिस तरह आपको IEEE ने कहा हुआ है। ठीक है, तो ये बात इसका बात का ये मतलब था। आगे आ जाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, जैसे लाइक अगर मैं आपको एक घर बना के दूँ उसके बाद आपने उसकी क्वालिटी चेक कर, क्वालिटी क्या होती है, साथ से चेक करना कि क्या ये चीज़ सही बन रही है, क्या ये चीज़ सही बन रही है, इसकी क्वालिटी ठीक है नहीं ठीक, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब दोस्तों जो चीज़ बन जाती है उसके बाद आप क्या करते हो, उसको टेस्ट करते हो। जैसे आपको मैं खाना दूँ तो आपको मैं कहता हूँ ये टेस्ट करो, तो आप क्या करते हो, उसको टेस्ट करने का मतलब क्या है, उसको चेक करोगे, थोड़ा सा खा के चेक करोगे क्या ठीक है बना है, क्या कोई उसमें इशू तो नहीं है, कोई नमक ज़्यादा हो गया हो, मिर्ची ज़्यादा हो गई हो, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब भी यही होता है, वेरीफाई करना कि क्या जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है क्या उस सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम की तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो हमें क्लाइंट ने कही थी, जो हमारे कस्टमर ने हमें कही थी कि ये चीज़ें बनानी है। ये मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। जबकि क्वालिटी का मतलब ऊपर क्या था कि उसकी आप टाइम मतलब उसमें सारी छोटी छोटी चीज़ें आप ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग आप चीज़ें चेक कर रहे थे, ड्यूरिंग द मतलब डेवलपमेंट आप चीज़ें चेक कर रहे थे। लेकिन ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है कि जब चीज़ बन जाती है आफ्टर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर आफ्टर डेवलपमेंट जो है जब आप चीज़ों को वेरीफाई करते हो अपनी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में ये हाईलाइट भी कर दिया कि बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शॉर्ट फॉर्म में हम वेरिफिकेशन को कहते हैं। आगे कहता है टेस्टिंग ऑल पॉसिबल पाथ्स विद इन अ कम्प्लेक्स प्रोग्राम इन एन इम्पॉसिबल टास्क। मतलब कहता है हम बेसिकली टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम के तमाम वो पाथ जो है ना वो चेक करके देखते हैं कि क्या हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर इस तरह से वैल्यू दी जाए तो क्या रिजल्ट ठीक आ रहा है, अगर इस तरह से वैल्यू दी जाए क्या रिजल्ट ठीक आ रहा है, क्या इस तरह से वैल्यू दी जाए क्या रिजल्ट ठीक आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी बेसिकली हम टेस्टिंग ऐसे वेरिफिकेशन को कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो उसको ये नहीं कि आपने मुंह उठाया और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी शुरू कर दी, नहीं नहीं। दुनिया के अंदर जो IT की कंपनीज़ हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जब भी वो आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती हैं दोस्तों उनके डिफरेंट कुछ मेथडोलॉजीज़ होती हैं, उनके कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए जो है वो आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है। अब उन मेथड में पहला जो मेथड है वो है जी पेरेटो प्रिंसिपल। ठीक है, ये पहला मेथड है दोस्तों जो क्या करता है, जो बेसिकली आपकी रैपिडली जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उनको जो टेस्ट करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो दोस्तों हमारे पास टेस्टिंग का मेथड आता है उसका नाम है बेसिक पाथ टेस्टिंग। अब ये क्या करती है, एंड द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी कॉल्ड बेसिक पाथ टेस्टिंग इज टू डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट डाटा दैट इन इंश्योरेंस दैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। मतलब वो कह रहा है कि जनाब ये जो आपकी मेथडोलॉजी है ये क्या ये चेक करती है कि आपने जो कोड किया है उस कोड के अंदर जो एक लाइन है, एक जो इंस्ट्रक्शन है, क्या वो ठीक से काम कर रही है, क्या वो कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये बेसिकली मेथडोलॉजी ये करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ये एक एन अदर हमारे पास टेस्टिंग जो है ना वो मेथडोलॉजी है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास एक और टेस्टिंग दोस्तों स्ट्रेटजी आती है जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, और एक आती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो ये सारी की सारी क्या मेथडोलॉजीज़ हैं, इन जिन मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं उसके बाद हम ये देखें एक बीटा टेस्टिंग भी आती है, एक अल्फा टेस्टिंग भी आती है। ये बीटा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग दोस्तों ये होती है कहता है मेथडोलॉजी डेट फॉल्स विद इन द ब्लॉक बॉक्स कैटेगरी। मतलब कहता है ऐसी टेस्टिंग जो हमारी ब्लॉक जो ऊपर आपने ये कैटेगरी पढ़ी है ना मेन ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग, इसके अंदर कहता है एक सब कैटेगरी आती है जिसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद कहता है एक अल्फा टेस्टिंग होती है, और ये अल्फा टेस्टिंग किसके लिए बनाई गई है, डेवलपर्स के लिए, ताकि वो डेवलपर साइट्स जो होती हैं जो हम अपने डेवलपर साइट्स जो बनाते हैं तो उनको डेवलपर साइट पर जब कोई बग आ जाता है तो दोस्तों उस बग को अगर हम अभी फिक्स कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं तो उसको हम अल्फा टेस्टिंग मेथडोलॉजी कहते हैं। तो ये सारी की सारी मेथडोलॉजीज़ थी, इनके सिर्फ आपको नाम अच्छे से याद हों कि कौन सी मेथडोलॉजी है और ये मेथडोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में क्या करती है। मैंने हाईलाइट भी आपके सामने के लिए एक लाइन की हुई है कि ये मेथडोलॉजी क्या करती है। ठीक है, तो आपने मेन जो है इसको बस अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, बस और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था।
जो चीज़ें समझा रहा हूँ बस आपने इसी को करना है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने नहीं करनी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ रहा है, कहता है डॉक्यूमेंटेशन सॉरी क्या होती है, कहता है डॉक्यूमेंटेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनल सॉफ्टवेयर पैकेज। कहता है हमारे पास जो हमारे पास फाइनल जो सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे थे उस सॉफ्टवेयर के कंप्लीट होने के बाद जो उसका फाइनल पैकेज आता है, कहता है उस फाइनल सॉफ्टवेयर पैकेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं एंड इट्स डेवलपमेंट कहता है। और ये हमें जो है वो डेवलपमेंट के दौरान डेवलपमेंट करने में भी हमारी हेल्प करती है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कहता है डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, फाइनल सॉफ्टवेयर पैकेज का और डेवलपमेंट का। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है ये नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी दो कैटेगरी, दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की कहता है दो कैटेगरीज होती हैं। एक कहता है होती है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन और एक होती है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। अब ये यूज़र डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कहता है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज़ दैम। दोस्तों यूज़र डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली ये होती है, जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल समझाऊँ तो देखिए आप कोई भी चीज़ घर में लेके आते हो न्यू डिब्बा पैक, तो उसमें आपको पता है एक छोटी सी डायरी होती है जिस डायरी के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि आपने इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है। ऐसे दोस्तों जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद ना हम अपने यूज़र के लिए ना एक डॉक्यूमेंटेशन एक थ्योरी की फॉर्म में जो है ना कंसेप्ट लिख देते हैं, उसमें सारी सारी इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि जनाब वो यूज़र जिनको हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना नहीं आता वो हमारी उन इंस्ट्रक्शन को उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के जो है हमारे सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों यही होती है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन कि जिसको पढ़ने के बाद जिसको रीड करने के बाद हमारे यूज़र ईजिली जो है वो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके फीचर्स को इजीली यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। कहता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोनेंट्स सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन्ड लेटर इन इट्स लाइफ साइकिल। कहता है बेसिकली दोस्तों सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि ये एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हम ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि अगर मान लो आप एक सॉफ्टवेयर आपने बनवाया और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद कुछ देर गुजरी और गुजरने के बाद आपको याद आया कि यार मैंने तो इसमें कुछ चेंजिंग भी करवानी थी, तो जब आप अब उस बने बनाए सॉफ्टवेयर में मज़ीद चेंजिंग करवाएंगे तो हमारे जो डेवलपर हैं हमारे जो प्रोग्रामर हैं वो प्रोग्रामर जो है फिर क्या करेंगे उस आपकी बनाई हुई सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हुए उसमें नई चेंजिंग कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ जो आप बनाने के बाद छोड़ देते हो उसके बाद मान लो आपने एक साल बाद उसको दोबारा जब रिव्यू करते हो तो दोस्तों आपको चीज़ें याद नहीं रहती कि ये चीज़ आपने क्यों बनाई थी, ये चीज़ आपने क्यों बनाई थी। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन की कि जनाब ये हमने फंक्शन क्यों ऐड किया था, ये फंक्शन क्यों ऐड किया था। तो एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी थ्योरी जिसको पढ़कर हमारे जो प्रोग्रामर हैं हमारे जो आईटी इंजीनियर्स हैं उस बने हुए सॉफ्टवेयर में मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन को हम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। दोस्तों अगर ये आप सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो हमारे जो प्रोग्रामर हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है बाद में चेंजिंग करना। लेकिन अगर आपने सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोवाइड की होगी तो उनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है आपके सिस्टम को चेंज करना। उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट कहता है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। कहता है इज़ टू डिस्क्राइब हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल एंड सर्वाइज्ड। हाँ सर्वाइज्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ये है कहता है जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको सर्व करना है। दोस्तों ये तमाम की तमाम जो थ्योरी है ये कहाँ लिखी होती है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब है, तो इसको आपने समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर 144 मॉड्यूल 144 पे आ गए हम। तो यहाँ पे दोस्तों पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होती है, कहता है रिसर्च इन ह्यूमन मशीन इंटरफेस। कहता है हमारे पास जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस होती है उसके जब हम डिज़ाइन ड्रा करते हैं हैवीली फ्रॉम द अरेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। दोबारा रिपीट करता हूँ, कहता है हमारी ह्यूमन मशीन की रिसर्च मतलब ह्यूमन मशीन रिसर्च के अंदर जब हम अपनी डिज़ाइन ड्रा करते हैं तो उसके अंदर कहता है एक हमारे पास इंजीनियरिंग है ना एक बहुत ही हैवी कंसेप्ट यूज़ होता है जिसको हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। आगे कहता है ये करता क्या, विच डील्स विद डिज़ाइनिंग सिस्टम डैट हार्मोनाइज विद द फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन। मतलब कहता है ये जो एर्गोनॉमिक्स होती है ये बेसिकली हमें ये बताती है, हमें हमारे ह्यूमन मशीन इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए हमें ये बताती है कि ह्यूमन की फिजिकली एबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसको जज करने में उसको जो अंडरस्टैंड करने में हमारी जो हेल्प करती है इंजीनियरिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट हैवीली एरिया उसको दोस्तों हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। आगे नेक्स्ट कहता है कोग्नेटिक्स क्या होती है, विच डील्स विद डिज़ाइनिंग सिस्टम डैट हार्मोनाइज विद द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन। तो ऊपर वाली जो थी वो थी एर्गोनॉमिक्स जो कि ह्यूमंस की दोस्तों फिजिकल एबिलिटीज़ को जो है अंडरस्टैंड करने में हमारी जो है हेल्प करती है। और ये जो कोग्नेटिक्स है ये क्या करती है, ये बेसिकली ह्यूमन की जो मेंटल
एबिलिटीज़ होती हैं, मतलब उसकी जो सोचने की सलाहियत होती है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में हमारी जो है वो हेल्प करती है। तो ये दो डिफरेंट जो है ना वो ब्रांचेस थी। उम्मीद है आपको इन दोनों डिफरेंट जो कंसेप्ट थे इनकी समझ आ गई होगी। ब्रांचेस नहीं, सॉरी, कंसेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है गोम्स। ये गोम्स क्या, गोम्स कहता है बेसिकली मॉडल है ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। बेसिकली आपने इसकी ये डेट याद करनी है कि ये जो GOMS है ये बेसिकली कब लॉन्च हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1954 के अंदर। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। उसके बाद अब ये गोम्स करता क्या, कहता है GOMS गोम्स इज़ अ मेथडोलॉजी। कहता है ये बेसिकली एक मेथडोलॉजी है डैट अलाउज द एक्शंस ऑफ ह्यूमन। कहता है जो हमारे पास ह्यूमंस के जो एक्शंस हैं उसको अलाउ करता है यूजिंग एन इंटरफेस टू बी एनालाइज्ड एज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। कहता है बेसिकली ये गोम्स जो है ये एक मेथडोलॉजी है जो ह्यूमन एक्शंस को जो कहता है ये एबिलिटी फ्राहम करती है, ये चीज़ ये परमिशन देती है कि वो क्या कर सके, इंटरफेस टू एनालाइज। कहता है वो हमारे इंटरफेस को एनालाइज कर सके एज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स, और हमारे जो मतलब एलिमेंट्री स्टेप्स के तौर पर हमारा जो इंटरफेस है उसको एनालाइज कर सके। कौन, ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन को दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। कहता है गोम्स एक मेथडोलॉजी है जो ह्यूमन को इस बात की परमिशन देती है कि वो सीक्वेंस एलिमेंट्री स्टेप्स के तौर पर हमारे इंटरफेस को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। ठीक हो गया, तो चलें, ये इसका मेन कंसेप्ट था। नेक्स्ट मॉड्यूल 145 है जिसमें क्या है जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है। बेसिकली दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये बेसिकली अब लॉज की बात कर रहा है ये, कि जब हमारे पास एक लॉ होता है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक मेन लॉ है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर दोस्तों एक सब कैटेगरी आती है, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ। अब इसको समझ लेते हैं कि ये कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ क्या होता है। मान लो दोस्तों एक कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उस सॉफ्टवेयर को चोरी किया, और चोरी करने के बाद आपने उसको जो है वो आगे मज़ीद सेल कर दिया। तो मुझे बताएं, क्या आपने ये सॉफ्टवेयर खुद बनाया था जो आपने आगे सेल किया है? नहीं, आपने ये सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का उठाकर आगे सेल कर दिया। तो जब दोस्तों आपने एक चीज़ बनाई नहीं हुई, आप उसके फिर हकदार नहीं हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं। तो जब आप उसके मालिक नहीं हैं तो आप उसको, उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को आगे सेल नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही कंसेप्ट कि जब आप एक कंपनी की बनाई हुई चीज़ को चोरी करके आगे मज़ीद उसे सेल करते हो, तो दोस्तों आपके ऊपर जो लॉ अप्लाई होता है, जो कानून अप्लाई होता है, वो है जी पेटेंट लॉ, या जिसको हम कॉपीराइट लॉ भी कहते हैं। मतलब आपके ऊपर कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा कि जनाब इस बंदे ने ये वाले सॉफ्टवेयर फलां कंपनी के चोरी करके आगे जो क्या कर दिया है, सेल कर दिया। तो आपके ऊपर ये जो है हम पेटेंट लॉ जो है वो अपना, यानी जो कंपनी जिसका आपने सॉफ्टवेयर चोरी किया है वो इस बात की अहल है, वो इस चीज़ का हक रखती है कि वो आपके ऊपर पेटेंट लॉ या फिर कॉपीराइट एक्ट जो है वो अप्लाई कर दे। नेक्स्ट दोस्तों आगे जाता है जी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर लाइसेंस यहाँ पहले मैं आपको जनरल बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर लाइसेंस दोस्तों ये होता है, मान लो एक कंपनी है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया और बनाने के बाद आपने उसको पेमेंट की। मान लो उनका ये सॉफ्टवेयर जो है हम 50,000 का देंगे इतनी मुद्दत के लिए, इतनी मतलब 1 साल के लिए हम जो है ये सॉफ्टवेयर 50,000 में भी देंगे। 1 साल जैसे पूरा होगा उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा रीन्यू करवाने के लिए 50,000 फिर लेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब एक बंदा है, उसने उस कंपनी को 50,000 दिए, तो क्या होगा भला कि वो कंपनी दोस्तों उस पर्सन जिसने 50,000 रुपया दिया है उस पर्सन को क्या कर देगी, एक लाइसेंस दे देगी, एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दे देगी। वो लाइसेंस बेसिकली क्या करेगा, वो लाइसेंस बेसिकली दोस्तों एक प्रूफ होगा उस बंदे के पास कि मैंने इस कंपनी को 1 साल के लिए 50,000 रुपया दिया और इस सॉफ्टवेयर को का लाइसेंस जो है वो परचेज़ कर लिया है। ये सॉफ्टवेयर अब इस वक्त मैं जो है इसको ईजीली लीगल तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसने विंडो बनाई। अब विंडो मान लो उन्होंने कहा कि हम 1 साल के लिए विंडो को लीगल तरीके से परचेज़ अगर आप करना चाहते हो तो इसको हम 50,000 रुपये इसका लेंगे। तो आप अगर उस विंडो को परचेज़ करते हो और आप 50,000 रुपया देते हो तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगी, माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस देगी, एक 200 प्रूफ देगी कि इस बंदे ने हमें 50,000 रुपया दिया, लिहाजा ये लीगल तरीके से 1 साल तक इस विंडो को यूज़ कर सकता है। ये होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो कि बेसिकली आप एक क्लाइंट और कंपनी के दरमियान क्या होता है, एक कुछ मुद्दत के लिए एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई कहता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज़ अ लीगल एग्रीमेंट। कहता है ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ऑनर एंड यूज़र, जो कंपनी और क्लाइंट के दरमियान एक
एग्रीमेंट होता है कि ये जो बंदा है ये इस कंपनी की ये वाली प्रोडक्ट, ये वाला सॉफ्टवेयर इतनी मुद्दत के लिए जो है वो यूज़ करेगा। जैसे ही वो मुद्दत पूरी होती है उसके बाद आप उस चीज़ के अहल नहीं हैं, आप उस सॉफ्टवेयर को फिर दैन लीगल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी मज़ीद यूज़ करोगे तो फिर आपके उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट grants the user certain permissions to use the product without translating ownership rights to the इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब जनाब ये कि आपको उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके मतलब मालिक बन गए हैं, मतलब आप उसमें आप जो मर्जी चेंजिंग करो उसको आगे सेल कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया है, आपको एक एग्रीमेंट दिया गया है कि जनाब आप इतनी देर के लिए ये चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो, उसके बाद जो है आप इसको दोबारा यूज़ ना, लेकिन उसको यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप उसके ऑनर बन गए हो या आप उसने आप आगे जो है उसको जिसको मर्जी चाहो सेल कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो दोस्तों सॉफ्टवेयर लाइसेंस, उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस की समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक दोस्तों हमारी 10 मॉड्यूल कंप्लीट होती हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।